पहले कोरोना वायरस, फिर निपा वायरस, फिर हंता वायरस और अब इबोला वायरस। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये वायरस है क्या? क्या है इसके सिम्टम्स? क्या इंडिया में इसके कोई एक्टिव केस हैं भी या नहीं? क्यों WHO ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर समीर भाटी, जो एक पब्लिक एक्सपर्ट है। सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, कोरोना वायरस चला गया जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। इसके बाद हंता वायरस की भी कुछ चर्चा ली, क्योंकि आज हम एबोला वायरस खास तौर पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, ये एबोला वायरस है क्या? बिल्कुल, देखिए एबोला वायरस की अगर हम बात करें तो ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस पहले भी देखा जा चुका है। आई थिंक 90s में पहले ये एक बार डिटेक्ट हो चुका था। और इबोला वैसे क्योंकि एक रिवर का नाम है और उस रिवर के नाम पे इसका इबोला वायरस पड़ा था। इबोला वायरस भी एक तरह का RNA वायरस है, मतलब ये अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है, मतलब इसमें म्यूटेशंस होती रहती है। तो टोटल 6-7 तरह के ये वायरसेस हैं, जिनमें अभी फ़िलहाल जो देखा जा रहा है वायरस वो थोड़ा संक्रामक है। पर वायरस में देखिए हम क्या चीज़ें देखते हैं, वायरस कितना ज़्यादा संक्रामक है, कितना ज़्यादा घातक है, मतलब उसकी मोर्टेलिटी कैसी है। पर इस वायरस में उतना ये ज़्यादा संक्रामक नहीं है, क्योंकि आपने अभी फ़िलहाल कोविड की बात की, तो कोविड ने तो एक पैंडमिक किया था, तो ये उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी केसेस ग्लोबली देखे जा चुके हैं विश्व भर में। 2014 में इसके सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए थे, फिर 2022 में भी। पर ये एक जगह पर कन्फाइंड रहता है, बहुत ज़्यादा उस तरह से तेज़ी से स्प्रेड नहीं होता जैसे कि कोविड होता था। जी, कितना डर, कितनी सावधानी इसको लेकर बरतने की जरूरत है, वो भी आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं एबोला वायरस के? कॉमन सिम्टम्स है कोरोना की तरह ही? देखिए वायरस की जब भी कोई बात करते हैं तो वायरस के सिम्टम आमतौर पर सेम ही होते हैं, और सेम ज़्यादातर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वही सेम सिम्टम के, जैसे बुखार का आना, गला खराब होना, बॉडी एक होना, सर दर्द होना, इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। पर इसमें डिफरेंशिएट क्या है, एक तो कि जैसे इस वायरस का जब संक्रमण होता है तो संक्रमण होने के बाद लक्षण आने में काफ़ी समय लगता है। तो जैसे कोविड या कोई और अन्य वायरस इन्फेक्शन से जब हमें संक्रमण होता है तो हमारा संक्रमण दूसरे तक पहुंच सकता है, पर इसमें जब तक लक्षण नहीं आते तब तक आप दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते। पर यस, जो आपने चिंता की बात की वो इसलिए क्योंकि वायरस अब हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो लोग भारत से दूसरे देशों में जाते, दूसरे देशों पे से लोग इधर आते हैं। तो वायरस संक्रमण जब ट्रैवल करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम एज अ कैरियर बन जाते हैं संक्रमण के। जी, मतलब आप ये कहते हैं कि ये फैलता है, एक दूसरे से फैलता है। जी फैलता है, पर उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता, उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं है। पर इसमें फैलने का, जैसे हम कोविड की बात करते थे और अन्य इन्फेक्शन जो दूसरे वाले वायरस, उसका हम बात करते हैं कि खांसने से, छींकने से, उस तरह से नहीं फैलता। ये बॉडी के फ्लूइड से फैलता है, मतलब किसी भी तरह से अगर हम बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आ जाएं, जैसे यूरिन या ब्लड वगैरह में अगर किसी व्यक्ति के जो संक्रमित है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। और जैसा अभी फिलहाल देखें भी कि अभी तक सबसे ज़्यादा केसेस 2014 में देखे गए थे, लगभग 28,000 के करीब इसके केसेस थे। फिर उसके बाद भी आया, पर इसके 3 तरह के जो वेरिएंट है, जो म्यूटेंट्स है, वो सबसे ज़्यादा घातक और संक्रामक है। उन तीनों में से एक अभी फ़िलहाल जो देखा जा रहा है वो भी इबोला का ही एक वेरिएंट है। क्योंकि आपने इसके संक्रमण के बारे में बताया कि किस तरह से ये फैल सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गए और हमें ये वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया? वो क्या सिम्टम्स रहते हैं शुरुआती? बिल्कुल, देखिए लक्षणों की बात करें तो लक्षण तो आमतौर पे सेम ही होंगे वायरल इन्फेक्शन की तरह के, जैसे कि बुखार का तेज़ी से आना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, पेन होना। तो लक्षणों के ज़रिए कई बार आप डिफरेंशिएट फ़र्क नहीं कर सकते कि आपको इबोला वायरस से संक्रमण हुआ है कि नहीं, वो जांच से ही पता लगता है। पर सबसे पहले अगर इस तरह के लक्षण आ रहे होते हैं तो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी कंट्री से ट्रैवल करा है, साउथ अफ्रीकन कोई कंट्री से ट्रैवल किया है जहाँ पर इसका संक्रमण देखा गया हो,
तो और उसके बाद उसको इस तरह के लक्षण भी आ रहे हों किसी तरह के, तो फिर उसका जांच करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें इबोला का संक्रमण है कि नहीं है। और इसी वजह से अभी सरकार ने भी जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे स्क्रीनिंग वगैरह शुरू कर दी है, ताकि जो वहाँ से लोग अफेक्टेड कंट्री से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका एक बार स्क्रीनिंग किया जाए कि किसी तरह के उनको लक्षण तो नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कंट्री से कोई ट्रैवल करता भी है तो उसको आइसोलेशन में भी रखा जाता है, क्योंकि देखिए जब आपको संक्रमण हुआ है किसी भी वायरस इन्फेक्शन से, खास तौर पे इबोला के किसी भी वेरिएंट से, तो संक्रमण होने के बाद लक्षण आने में काफ़ी समय लगता है। तो इस वजह से उनको एक एरिया में आइसोलेट किया जाता है। और जो लोग ट्रैवल करके आए भी हैं वो भी अभी उनको भी इस तरह की एडवाइजरी दी गई है कि वो अपने आप को आइसोलेट रखें और अपना रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटर करें, और किसी भी तरह के अगर कोई लक्षण आते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका इलाज है कुछ? देखिए इसमें अगर बात करें तो जो शुरुआती इसके वेरिएंट थे उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, पर उसके बाद अभी जो फिलहाल अभी का वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, जो करंट अभी सर्कुलेटिंग वेरिएंट है, उसकी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। सिम्टोमेटिक ही उसका ट्रीटमेंट है कि जैसे लक्षण आते हैं लक्षणों के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पर ज़्यादातर अधिकतर केसेस के अंदर जैसा देखते भी है कि कई बार क्योंकि लक्षणों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो ज़्यादातर लोग थोड़ा देरी से जैसे पहुँचते हैं, तो फिर ये ज़्यादा काफ़ी घातक हो जाता है। पर इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है फ़िलहाल जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, और इसके लिए फ़िलहाल कोई ऐसी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन के ऊपर अभी डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपिंग फेज़ के अंदर है। भारत में तो कोई एक्टिव केस नहीं है, सही हूँ? भारत लेकिन में हाँ, जी। किन कंट्रीज में अभी एक्टिव केस हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा खतरा है? हाँ देखिए साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर एक्टिव केसेस और जैसे पहले भी देखे गए थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके जो भी डिफरेंट तरह के सर्कुलेटिंग वेरिएंट है। पर यस, क्योंकि भारत में भी एडवाइजरी और WHO ने भी जैसे इसके लिए अलर्ट जारी किया है कि ताकि जहाँ पर भी इस तरह के उस कंट्री से स्पेसिफिकली लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों को उनका सर्विलेंस किया जा सके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है इस समय अगर हम देखें फ़िलहाल तो और भी कई तरह के वायरल इन्फेक्शन सर्कुलेट हो रहे होते हैं, और उन वायरल इन्फेक्शन में और इसके अंदर हम सिम्टम्स को लेकर, लक्षणों को लेकर कई बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस वजह से WHO हमेशा इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है ताकि वहाँ से जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दो तरह से, एक तो जो लोग वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं या जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी उसी तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी पिछले कुछ दिनों में वहाँ से ट्रैवल कर आए हैं तो उनको थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करना है और अपने सिम्टम्स पर निगरानी रखनी ज़रूरी है जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिन कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर ये वायरस इतना क्यों फैल रहा है? देखिए वहाँ पर शुरू से अगर हम बात करें तो ये उस कन्फाइंड एरिया में ही ज़्यादा सर्कुलेट होता है, क्योंकि वहाँ पर ये जूनोटिक मतलब ये एनिमल से फैलता कैसे है? पहले तो आप थोड़ा सा मुझे वो जी, कर दें, जी। किसी जानवर से फैलता है? ये जानवरों से इंसानों में आ गया। ओके। अब इंसानों से इंसानों में फैल सकता है कि ओके। हाँ, इंसानों के भी खास तौर पे खांसने, छींकने, हाथ मिलाने से नहीं है, इंसानों के बॉडी फ्लूइड से किसी भी फ्लूइड तरह से, से, हाँ। जैसे उसका किसी भी तरह से अगर Blood। ब्लड से वो कांटेक्ट के अंदर आता है, या और भी किसी तरह के यूरिन से कांटेक्ट में आता है, किसी भी तरह की ब्लड फ्लूइड से बॉडी के किसी भी तरह से संपर्क में आएगा तो किसी भी व्यक्ति को इसका संक्रमण हो सकता है। पर हाँ, ये उतना ज़्यादा मतलब इसके R0 वैल्यू की बात करें, मतलब उतना ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, उतना तेज़ी से नहीं फैलता। इसीलिए अगर पिछले कुछ सालों से हम देखें तो कई बार जब ये होता है तो एक एरिया तक कंफाइंड रहता है, बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जितना हो सके हम इसका सर्विलेंस करें, टेस्टिंग करें, ताकि ये पता लगा सके अगर कोई संक्रमित है तो उसको हम वहीं पर ही उस संक्रमण को रोक सकें। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पहले ये जानवरों से इंसान में फैलता है और उसके बाद इंसान से इंसान में फैलता है। जी, जी, बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर तो कौन से जानवर होते हैं जिससे ये फैलता है? इसमें जैसे ज़्यादातर बात करें तो बैट्स वगैरह के अंदर ये था। ओके, बैट्स बैट्स था। से पहले हम बैट से फिर इंसानों के अंदर आया, पर बैट्स इसके नेचुरल कैरियर होते हैं, उनके अंदर ये होता है, पर इंसानों में ये बीमारी पैदा करता है, इंसानों में वो संक्रमण पैदा कर देता है। और एक व्यक्ति, इंसान जब संक्रमित होता है तो फिर वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण दे देता है। पर फिलहाल जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि हालांकि ये वायरस सर्कुलेट हो रहा है,
पर ये उतना तेज़ी से नहीं फैल रहा है, इसलिए एक जगह पर ये रुक जाता है। पर हाँ, इसकी वैक्सीन अभी उपलब्ध है, पर वो सभी तरह के जो 3 घातक वेरिएंट है, तीनों घातक में से सिर्फ एक वेरिएंट है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। 2 जो इसके वेरिएंट है उनके लिए फ़िलहाल अभी किसी भी तरह की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पर यस, इसके लिए हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। इनफैक्ट भारत में भी बात करें तो इसके लिए जांच की जा सकती है, जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि किसी को ये संक्रमण है कि नहीं है। पर ज़्यादातर ससेप्टेबल लोग या वनरेबल लोग हुए हैं जो ऐसी जगह से ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि वहाँ से ये संक्रमण आगे दूसरी जगह पे पहुँच सकता है, पर उतना तेज़ी से नहीं फैल सकता है जैसे कि ये किसी सरफेस को आप टच कर रहे हो और उस सरफेस को टच करने के बाद आपको फैल गया। उस तरह से एयरबॉर्न नहीं है कि जी। किस तरीके की टेस्टिंग होती है इसमें? टेस्टिंग भी उसी तरह की होती है जिसको हम पीसीआर वगैरह टेस्ट कहते हैं। तो ये बॉडी के फ्लूइड को लेकर फिर ये जांच की जाती है। Okay. तो जैसे भारत में बात करें तो एनआईवी पुणे वगैरह, इन सब में एनआईवी की जितनी भी लैब्स हैं, इनफैक्ट अब तो भारत के पास भी काफ़ी सारी लैब्स हो गई है गवर्नमेंट की, जहाँ पर इसको जाँच की जा सकती है, इसको टेस्ट किया जा सकता है। पर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी जितनी भी जानकारी है ICMR WHO के पोर्टल पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप इसकी ठीक तरीके से जानकारी ले सकते हैं। पर यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रैवल आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लोग विदेश में ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, विदेशी भी काफ़ी यहाँ पर आते हैं, तो इस वजह से सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। और जैसे प्रिवेंशन की आपने बात की, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा हो सके, जो और अन्य वायरस की हम बात करते हैं, हैंड हाइजीन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके हम साफ़ सफाई का, खास तौर पे हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए। किसी भी तरह की अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से हमारे हैंड्स वगैरह कॉन्टैक्ट में आते हैं और उन्हीं हाथों को अगर हम मुंह पे और कहीं पे टच करते हैं तो उससे स्प्रेड होता है। तो हमें हाथों की साफ़ सफाई का, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है और अपनी इम्यूनिटी पे रेगुलर काम करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वायरस वैसे ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है कि अगर इसका संक्रमण होता है तो ये इन्फेक्शन, इसका मतलब अगर हम और अन्य वायरस से, कोविड के जो वेरिएंट थे या उनसे कंपैरिजन करें तो घातक काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए वनरेबल तो इसमें सभी पॉपुलेशन है, किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके इसके ऊपर हमें प्रिवेंशन पर, इसकी रोकथाम पे ध्यान रखना ज़रूरी है। पर सबसे ज़्यादा इसके अंदर फ़िलहाल यही ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह से आप ऐसी अफेक्टेड कंट्री से आए हैं जहाँ पर ये फैला हुआ है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट, अवेयर होने की ज़रूरत है। तो मतलब डेथ रेट ज़्यादा है इससे? इसका डेथ रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी ये देखा गया है, इसकी जो 3 वेरिएंट की मैंने बात की गई है, उन तीनों वेरिएंट में मोर्टेलिटी, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। और फिलहाल जो अभी भी जिसके केसेस ज़्यादा एक्टिव देखे गए हैं, उन एक्टिव केसेस के अंदर वाला जो वेरिएंट है वही अभी फ़िलहाल सर्कुलेट हो रहा है। और उस वेरिएंट के ऊपर अभी कोई वैक्सीन भी और फिक्स कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। तो इस वजह से सरकार भी ज़्यादा प्रिवेंशन पे, सर्विलेंस पे, रोकथाम के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत सरकार ने इसको लेकर पर्टिकुलर क्या एडवाइजरी जारी की है? हाँ, देखिए, एडवाइजरी जैसे जब भी इस तरह का कोई आउटब्रेक होता है ऐसा स्पेसिफिक कंट्रीज़ में, तो वहाँ उन कंट्रीज़ से जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं भारत के अंदर, तो वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह उन लोगों की ज़रूर होती है, उन पैसेंजर्स की ज़रूर होती है। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं, जो लोग वहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, तो उनको फिर आइसोलेट किया जाता है कुछ समय तक, ताकि उनके सिम्टम्स को ठीक तरीके से मॉनिटर किया जा सके और उनकी उसके बाद जांच करके पता लगाया जा सके कि कहीं ये संक्रमित है कि नहीं है। तो भारत सरकार ने भी इस तरह की एडवाइजरी जारी की है और उन लोगों का टेस्ट भी किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर इसका संक्रमण देखा जा रहा है, जहाँ पर इसके केसेस देखे जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो लोग ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कि वहाँ जा रहे हैं तो वो सतर्कता ज़रूर बरतें। और फॉरेस्ट वगैरह में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ख़ास तौर पे जैसा हमने बात की कि जो बैट्स वगैरह हैं उनके अंदर इसका संक्रमण रहता है, तो वहाँ पर भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वहाँ के लिए भी सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। पर यस, जैसा कि भारत के अंदर इसके अभी जाँच की सुविधा, टेस्ट की सुविधा, ये सब उपलब्ध है, तो जितना ये होगा, अगर कोई भी ऐसे संक्रमित व्यक्ति मिलता है या ऐसे कोई संक्रमण के लक्षण कोई भी इस तरह के दिखाई देते हैं, तो जांच करके इसका पता लगाया जा सकता है।
ये तो इबोला वायरस की बात रही, मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हंता वायरस को लेकर भी आपसे जान लेती हूँ। ये किस तरीके का वायरस है? क्या भारत में इसके कोई एक्टिव केस हैं? देखिए, हंटा वायरस की अगर हम बात करें तो भारत में पहले इसके केसेस देखे जा चुके हैं, हालांकि इसका भी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पर हंटा वायरस क्योंकि ये रैट्स वगैरह से भी स्प्रेड होता है, हाँ। और ये ज़्यादातर क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैट्स है, ख़ासतौर पे अगर गोडाउन्स वगैरह की बात करें, वहाँ पर स्टोर्ड है काफ़ी, और उनका कोई ड्रॉपिंग्स वगैरह वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ पे जब सफाई वगैरह कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना। पर इसमें एक चीज़ और भी है, हंटा वायरस की अगर हम बात करें तो पहले इस पर कुछ 1-2 स्टडीज़ ऐसी हुई थी जब उनकी एंटीबॉडीज़ लोगों की चेक करी गई, तो उनमें देखा गया कि ऑलरेडी हंटा वायरस की एंटीबॉडीज़ थी, मतलब हंटा वायरस से उनको संक्रमण हुआ और उसके बाद वो रिकवर हो गए और उनकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज़ बन गई। पर यस, ये भी कोई नया वायरस नहीं है, इसके वेरिएंट पहले से ये वायरस सर्कुलेट हो रहा था, बट इसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे रेट्स वगैरह और ये सब हैं अगर, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप कुछ स्टोर कर रहे हैं, कोई गोडाउन वगैरह है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और उसकी क्लीनिंग जब भी आप करते हैं तो आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने, क्योंकि ये आपका एयर में कई बार जब सर्कुलेट होती है ड्रॉपिंग्स, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। पर फिलहाल भारत में भी कोई इसके क्या एक्टिव इसके केसेस, सिम्टम्स भी वही हैं, वही फ्लू वाले? एग्जैक्टली, इसके भी सिम्टम उसी तरह के ही हैं कि जैसे आपका बॉडी के अंदर फीवर वगैरह आना, और वायरल जितने भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं उनके आमतौर पे सिम्टम ऐसे होते हैं। जैसे आप इबोला की बात कर लें तो इबोला वायरस थोड़ा म्यूटेट भी करता है, तो इसलिए इसके 6-7 तरह के वेरिएंट आ गए, जैसे कोविड आए थे। तो बट यस, इनके ऑलमोस्ट सभी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम सेम होते हैं, पर हमें ये देखना होता है कि किस समय कौन सा वायरस ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो उसलिए उस वायरस को लेकर हमें जांच करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे कि क्योंकि जांच जब अगर उपलब्ध है तो जितना जल्दी हो सके जांच करके हम उसको वहीं पे कंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो अभी कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा हाँ, फैल रहा है? अभी फिलहाल देखिए, अगर इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इबोला वायरस को लेकर काफ़ी बात की जा रही है, और 2022 में जैसे जब WHO ने अलर्ट जारी किया था, उस समय जैसे मंकी वायरस वायरस फैल रहा था, तो उस टाइम उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों को अलर्ट किया गया था, अवेयर किया गया था। बट फिलहाल अभी इबोला को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, तो इसमें भी खास तौर पे वही जो वहाँ से ऐसी अफेक्टेड कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा अवेयर, या उन लोगों के संपर्क में जो भी लोग आए उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा अवेयर और अलर्ट करना, और ऐसे कोई भी सिम्टम या लक्षण होते हैं तो उसकी जानकारी ज़रूर देनी। ठीक है, तो सुना आपने, ये है इबोला वायरस के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे ये फैलता है, कहाँ कहाँ अभी ये फैला हुआ है, और ये भारत के लिए कितना खतरनाक है, और किस तरह की एडवाइजरी सरकार ने इस वक्त जारी की है। सिर्फ इबोला ही नहीं, हंता के भी कुछ केसेस ज़रूर आए हैं, हालांकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो फिलहाल ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमने आपको इबोला वायरस के बारे में हर एक छोटी चीज़ बारीकी से बताई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आप इससे बहुत सारी चीज़ें जाने होंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि सभी लोग पहले से ही इबोला वायरस को लेकर खास तौर पर सतर्क हो सके। और अगर आपके कोई प्रियजन जो साउथ की कंट्रीज़ है, वहाँ पर जाकर अगर वो रह रहे हैं या वहाँ से आपके घर पर आ रहे हैं, तो उन्हें टेस्टिंग की प्रक्रिया से ज़रूर होकर गुजरना है, जो एयरपोर्ट्स पर ही हो रही है। इसमें किसी भी तरह से घबराने की और पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, आपका स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।